नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई तो अपना बिल्कुल ही करते होंगे, ठीक है ना दोस्त? तो देखिए दोस्त, जैसा कि आपको मालूम है कि जो हम बिहार स्पेशल का सीरीज़ चला रहे हैं, कितने का? टॉप 2000 प्रश्नों का सीरीज़ जो हम कंप्लीट करवा रहे हैं, उसी सीरीज़ का आज का जो है वीडियो नंबर कितना है? 14 नंबर है, ठीक है ना? वीडियो नंबर कितना है? 14 नंबर है। देखिए, सबसे पहले तो आपको दिल से धन्यवाद, जो कि आप लोगों ने इस वीडियो को या फिर इस सीरीज़ को जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार दिया है उसके लिए दिल से शुक्रिया, ठीक है ना? और हमें पूरा विश्वास है कि ये कंटेंट आपको काफ़ी बेहतरीन पसंद पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न जो हम कंप्लीट करवा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ामों में यानी कि बहुत सारे बिहार के एग्ज़ामों में पूछा हुआ है और आने वाले बहुत सारे एग्ज़ामों में पेपर में आपको हूबहू देखने को मिलेगा और खुद आप देखिएगा, ठीक है ना? बस इस वीडियो को ना जो भी हम कंप्लीट करवा रहे हैं अपने चैनल पे, एकदम बिल्कुल ध्यान से आपको देखते हुए आगे बढ़ना है। मैं यकीन के साथ आपको बता रहा हूँ कि जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना बेहतरीन तरीके से आप करते जाइए। हम डिटेल्स भी बता रहे हैं, एमसीक्यू भी कंप्लीट करवा रहे हैं और वन लाइनर भी आपके चैनल पे हमारे चैनल पे कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है ना? तो बस आपको उसको ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं सीधे पॉइंट्स की बातें करते हैं। देखिए दोस्त, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ऑल स्टेट पीसीएस या फिर बिहार के एग्ज़ाम हो, ठीक है ना? या फिर बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी हो या फिर बिहार पुलिस हो, यानी कि बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ये चैनल और ये सीरीज़ जो कि हम अभी कंप्लीट करवा रहे हैं, ये आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना आपके लिए आपका एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है। आप पहले इस वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है ना? और आप खुद बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको खुद मालूम होगा कि ये वीडियो उनके लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है ना दोस्त? तो चलिए हम बिना समय गँवाए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना? देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे जीके जिसका सीरीज़ भी कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है ना? शाम को हम 7 से 8 में हमारा वीडियो एक ना एक ज़रूर आ जाता है। या तो बिहार स्पेशल का आ जाएगा या फिर जीके जिस का आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा ओरिएंटेड होने वाला है। ठीक है दोस्त? तो चलिए हम बिना समय गँवाए आज का जो है प्रश्न पहला शुरू करते हैं और 14 यानी कि पार्ट 14 का पहला प्रश्न क्या है? यानी कि 131 नंबर, ठीक है ना? पार्ट 13 तक जो है हम पूरा का पूरा अपने चैनल पे कंप्लीट करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। आपको बिहार स्पेशल के नाम से आप आराम से जाके देख सकते हैं, ठीक है ना? अब हो गई बातें ज़्यादा, अब हम करते हैं काम की बातें। चलिए देखते हैं 131 नंबर सवाल बोल रहा है कि जो ये भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? यानी कि कहाँ हुई थी? ठीक है ना? हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बस प्रश्नों को आपको ध्यान से समझते चलना है, ठीक है ना? देखिए, ये रहे हमारे भगवान बुद्ध, ठीक है ना? जो कि आपको पता ही है कि बेहतरीन राहों पे चलने के लिए इन्होंने बताया था, है कि नहीं? और काफ़ी कुछ समाज के लिए इन्होंने दे कर गए थे, ठीक है ना? तो चलिए हम इनके बारे में जान लेते हैं, पहले प्रश्नों को जान लेते हैं। देखिए, बोल रहा है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? 4 ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन को सही तरीके से आपको देखना है, उसके बाद जाके जवाब देना है, ठीक है ना? पहला ऑप्शन क्या है? राजगिरी, यानी कि अभी के वर्तमान में किसका नाम क्या है? राजगिर है। राजगिर इसलिए पड़ा था क्योंकि 5 पहाड़ियों के बीच में ये जो एरिया था इसको नाम दिया गया था राजगिर, ठीक है ना? ऑप्शन बी है गया और ऑप्शन सी है पाटलिपुत्रा में या फिर ऑप्शन डी है वैशाली में। अब बताइए कि जो भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है? ये भी बता देते हैं जिनको नहीं जानकारी है। देखिए, महापरिनिर्वाण उनमें लगाया जाता है जो कि एक महान व्यक्ति हो, जिनका देहांत हो गया हो। तो आपको मालूम है कि भगवान बुद्ध का जो है यानी कि यूपी में कुशीनगर में इनका जो है देहांत हो गया था। इसीलिए इनको नाम बोला गया था परिनिर्वाण बोला जाता है, ठीक है ना? तो उसी की बातें कर रहा है। तो इनका जो पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहला बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त? ऑप्शन नंबर ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन चलिए हम और भी कुछ डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको हमेशा दिमाग में बैठ जाए। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जो बौद्ध संगीत हुआ था, कितना हुआ था? टोटल हुआ था 4 हुआ था। समझ में आ गया ना? टोटल कितना हुआ था? 4 हुआ था। याद रखिएगा, हम बारी-बारी से बताते हुए चलते हैं। देखिए, ये भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी, ठीक है ना? जो कि वर्तमान में अभी क्या नाम है? राजगीर नाम है, ठीक है ना? आयोजित की गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे यानी कि चेयरमैन थे, कौन थे? महाकश्यप इस संगीति के अध्यक्ष थे, ठीक है ना? और ये संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। समझ में आ गया ना? हम तीनों के तीनों चीज़ बता दिए। लेकिन 4 बौद्ध संगीति हुआ था, उनमें से पहला तो आप जान लिए राजगीर में हुआ था और 3 हम जान लेते हैं, जो कि आपको सामने हम सारी चीज़ें लगा दी ए टू जेड। तो दूसरा हुआ था 383 बीसी में, यानी कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था, ठीक है ना?
और तीसरा हुआ था 255 बीसी में, कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है ना दोस्त? और चौथा हुआ था कब? प्रथम शताब्दी में, कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था, यानी कि कुंडलवन में हुआ था। समझ में आ गया ना? यानी कि चारों को चारों बहुत सुन के हम आपको सारी चीज़ें ए टू जेड बता दिए हैं और ऐसे भर-भर के क्वेश्चन बिहार के एग्ज़ामों में पूछे ही जाते हैं, हो ही नहीं सकता है कि ना पूछे। ठीक है? तो आपको इसको ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है ना? अगले प्रश्न पे देखिए थोड़ा-सा वीडियो ना दोस्त लॉन्ग बनेगा, ठीक है ना? लेकिन आपको घबराना नहीं है, घबराइएगा तो क्वेश्चन अभी का पैटर्न जिस तरीके से चेंज हो रहा है, सभी एग्ज़ामों में होगा, आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा और जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब आप हल कैसे कीजिएगा? तो आपको पेशेंस बना के सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है, बस ध्यान से देखिएगा। जिस तरीके से सारे वीडियो को आप लोगों ने प्यार दिया है, इस वीडियो को भी देखिए, आपको ज़रूर एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना? ध्यान से देखना है। अब बात करते हैं 132 नंबर सवाल के, ठीक है ना? बोल रहा है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या किया था कि पृथ्वी के जो अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन क्या होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। आखिर किसने बोला था? देखिए, देखने के लिए तो ये क्वेश्चन जो है एस्ट्रोनॉमी से है कि नहीं? लेकिन जो व्यक्ति बिलॉन्ग करते हैं, वो कहाँ से करते हैं? बिहार से करते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन उनसे जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट या फिर ऑप्शन बी है भास्कर या फिर ऑप्शन सी है ब्रह्मगुप्ता या फिर ऑप्शन डी है बारहमिहिर। अब बताइए इसमें सही आंसर क्या है? बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, यानी कि बहुत सारे विद्यार्थियों को मालूम भी होगा और जिनको नहीं मालूम है, उनको बता देना चाहते हैं कि जो ये आर्यभट्ट थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि जो आर्यभट्ट है, इन्होंने ही ये बोला था अपनी कौन-सी बुक्स में? आर्यभट्टनी में, यानी कि कौन-से बुक में? आर्यभट्टनी में, ठीक है ना? आर्यभट्टनी में इन्होंने बोला था कि ये जो सूर्य जो है ना, अपने धुरी पे जो है नि घूर्णन करता है, ठीक है ना? और साथ ही साथ इसी वजह से जो है सूर्योदय यानी कि दिन और ये रात का होता है। समझ में आ गया ना? तो कौन बोले थे? ऑप्शन नंबर यानी कि आर्यभट्ट ने बोले थे। लेकिन चलिए हम और भी डिटेल्स देख लेते हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि देखिए ये क्या थे? महान वैज्ञानिक थे, ठीक है ना? और उसके बाद से गणितज्ञ भी थे और साथ ही साथ ज्योतिष भी थे, ठीक है ना? और ये अपनी प्रसिद्ध रचना जिसका क्या नाम है? आर्यभट्टनी, आपको बताए ही थे। आर्यभट्टनी में उल्लेख किए थे कि जो पृथ्वी जो है ना, ये गोलाकार है तथा ये अपनी धुरी पर घूमती है। समझ में आ गया ना? जिसके कारण पृथ्वी पर क्या होता है? प्रतिदिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है, यानी कि दिन और ही रात होता है। समझ में आ गया ना? देख सकते हैं ना कितना बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें बताई जा रही है। अब देखिए ये जो आर्यभट्ट थे ना, ये गुप्त कालीन का एक खगोल शास्त्री एवं वैज्ञानिक भी थे। समझ में आ गया ना? आपको एक और चीज़ बता देना चाहते हैं, इसी आर्यभट्ट के बारे में बोला जाता है कि शून्य के जो है खोज किए थे। इन्हीं को जो है आपको क्रेडिट दिया जाता है, यानी कि आर्यभट्ट को। तो ये जो थे ना, ये बिहार से बिलॉन्ग करते थे। खासकर आपको बोला जाता है पटना से ही बिलॉन्ग करते थे। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ध्यान से बस प्रश्नों को आपको देखते जाना है। आपको क्वेश्चन करने में मज़ा ना आ गया ना, तो फिर आप बोलिएगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्त, ये जो क्वेश्चन है, ये आपको पी बाय क्यू कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है ना? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार के बहुत सारे एग्जामों में। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आप खुद समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अब देखते हैं 133 नंबर सवाल, ठीक है ना? बोल रहा है कि जो वीर कुंवर सिंह थे, यानी कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह पे शामिल हुए थे? देखिए, ये क्वेश्चन है ना, हम अपने वीडियो में कंप्लीट ऑलरेडी करवा चुके हैं, ठीक है ना? लेकिन इस क्वेश्चन को लाने का ये मकसद है, क्या यूनिक है ये हम आपको बताएँगे। पहले आप क्वेश्चन को आंसर बताइए, ठीक है ना? देखिए, ऑप्शन ए है आरा से थे या फिर ऑप्शन बी है पटना से थे या फिर ऑप्शन सी है बेतिया से थे या फिर ऑप्शन डी है वाराणसी से थे। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको सभी को मालूम होगा कि जो वीर कुंवर सिंह थे, वो कहाँ से थे? आरा से थे। ठीक है ना? यानी कि भोजपुर बोल दीजिए, चाहे आरा बोल दीजिए, ठीक है ना? तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन को लाने का मेन मकसद यही है, पहले तो ये देख लीजिए हमारे वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है ना? ये 80 वर्ष की उम्र में ही अंग्रेजों को खदेड़ दिया था यहाँ से, ठीक है ना? तो देखिए इसको आप समझिए, ये जो आरा दिया है ना, यहाँ यहाँ पे कभी-कभी ऑप्शन क्या देता है, आपको भोजपुर दे देता है। क्या देता है? भोजपुर दे देता है। तो आपको कभी-कभी यहाँ पर जगदीशपुर दे देता है। तो आप समझिए, देखिए ये बिहार का ना भोजपुर एक जिला है और आरा क्या है? मुख्यालय है। तो कभी-कभी लोग ना भोजपुर भी बोल देते हैं या फिर आरा भी बोल देते हैं, ठीक है ना? लेकिन जगह का क्या नाम था जहाँ से ये अपना अंग्रेजों से लड़ाई किए थे? जगदीशपुर से, ठीक है ना? आरा का एक जगह है, ठीक है ना? जो कि जगदीशपुर से किए थे। जस्ट ये पटना के बगल में ही है, ठीक है ना? तो ये वहाँ से जो है
अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्रांतिकारी अभियान किए थे, ठीक है ना? और वहाँ से खदेड़ दिए थे। तो यानी कि ऑप्शन 3 दे सकते हैं, या तो आरा दे सकता है, या फिर भोजपुर दे सकता है, या फिर जगदीशपुर दे सकता है। तो तीनों के तीनों आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना? तो बीर कुँवर सिंह ने अंग्रेज़ों को 1857 ईस्वी में विद्रोह कहाँ से किए थे? आरा है तो आरा मारिएगा, भोजपुर होगा तो भोजपुर मारिएगा, और नहीं तो ज जगदीशपुर होगा तो जगदीशपुर मारिएगा। समझ में आ गया ना? इसीलिए हम इस प्रश्न को आपको एक बार और कंप्लीट करवा दिए। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं और भी थोड़ा-सा डिटेल्स देख लेते हैं ताकि आपको ध्यान में जाए। देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है डिटेल्स, वही बात है कि जो वीर कुँवर सिंह थे, बिहार के आरा में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्या थे? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए, हम आपको मैप के माध्यम से समझा देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। देखिए, ये बिहार है, ठीक है ना? ये बिहार है, ठीक है ना? ये बिहार है, ठीक है? अब मानते हैं इधर से गंगा नदी हम निकाल देते हैं, ये उत्तर वाला जो है बिहार है, ये दक्षिण वाला बिहार है, समझ में आएगा ना? देखिए, यहाँ पर जो है ना ये पटना वैली है, जस्ट इसके बगल में ना आरा है, समझ में आएगा ना? ये जस्ट बगल में जो है आरा है, और इसी की ये बातें कर रहा है। क्योंकि देखिए, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझिएगा ना तब तक आप बना नहीं पाइएगा। तो देखिए, ये जो आरा इसी के ऊपर, यहीं पर जगह का नाम है एक जगदीशपुर, ठीक है ना? यहीं पे जगह का नाम है जगदीशपुर, ठीक है ना? इसी को भोजपुर, आरा और जगदीशपुर को एरिया का भी बोला जाता है। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। हमें पूरा उम्मीद है और विश्वास है कि आपको प्रश्न को समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, आप आराम से कमेंट सेक्शन में बताइए। सारी दिक्कतें का आपको लिया जाएगा और उसको सॉल्यूशन किया जाएगा। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं 134 नंबर सवाल पे। प्रश्न को ध्यान से देखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। बोल रहा है कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन-सा था? ठीक है ना? बहुत सारे क्वेश्चनों में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देता है, लेकिन आप बहुत सारे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो सत्याग्रह था बहुत सारा था। अहमदाबाद था, चंपारण था, खेड़ा था, इस तरीके से बहुत सारे उनके सत्याग्रह थे, ठीक है ना? लेकिन पहला सत्याग्रह बोल रहा है, ऑप्शन के हिसाब से आपको मारना है, ठीक है ना? पहला ऑप्शन बोल रहा है अहमदाबाद, दूसरा बोल रहा है यानी कि ऑप्शन बी बारदोली था, या फिर ऑप्शन सी बोल रहा है चंपारण था, या फिर ऑप्शन डी बोल रहा है व्यक्तिगत यानी कि बैकिक था। बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जो कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन-सा था? ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंपारण सत्याग्रह था। कब था? 1917 में था। समझ में आ गया ना? 1917 में था। दक्षिण जो यानी कि दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे ये महात्मा गांधी? 9 जनवरी यानी कि 9 जनवरी 1900 जो है आपको 15 में आए थे। समझ में आएगा ना? 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। समझ में आ गया ना? तो 9 जनवरी से 15 को जो भारत आए थे, तो इनके जो गुरु थे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने बोला था गांधी जी को कि गांधी जी आप भारत में जाइएगा तो तुरंत आंदोलन मत करने लगिएगा। आप 1 साल ना, कम से कम 1 साल आप विद्यार्थी ज़िंदगी जीजिएगा। माने पूरे भारत को भ्रमण कीजिएगा और देखिए कहाँ पर कैसी चीज़ें क्या चल रही है। समझ में आ गया ना? तो 1 साल तो इन्होंने भ्रमण किया था। तो 19 से आ गए 100, 19 से 15 से 100, 1916, ठीक है ना? 1 साल इन्होंने भ्रमण किया था। तब जाके जो है 1917 में राजकुमार शुक्ला के आगमन की माने उनके रिक्वेस्ट करने की वजह से वो चंपारण में गए। उन्होंने देखा, तीन कठिया प्रणाली को देखते हुए उन्होंने नील जो जिस तरीके से किसान नील की खेती करते थे और परेशान थे, उनकी जो प्रणाली को खत्म किया, और उसी को बोला जाता है कि चंपारण सत्याग्रह जो था, पहला सत्याग्रह था भारत में। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जितना संभव है हम आपको सारी चीज़ें बताते चल रहे हैं, बस आपको ध्यान से सुनते चलना है और वीडियो को देखते हुए चलना है, ठीक है ना? चलते हैं आगे, ठीक है ना? देखिए, वही चीज़ें बोल रहा है 1917 में बिहार के जो चंपारण जिले में आंदोलन को गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह माना जाता है। समझ में आ गया ना? पहला सफल सत्याग्रह माना जाता है। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है 135 नंबर सवाल है, ध्यान से पढ़ते जाइएगा। बोल रहा है कि फरवरी 1938 में बिहार की जो चुनी हुई सरकार थी, उन्होंने किस कारणवश से इस्तीफा दे दिया था? 1938 में अब कौन चुने गए थे? श्री कृष्णा सिंह, श्री कृष्णा सिंह जी, ठीक है ना? उन्होंने जो है 1938 में चुने हुए थे, लेकिन किस कारणवश उन्होंने इस्तीफा दे दिया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको जवाब देना है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए भारत का युद्ध में शरीक होना, या फिर मतलब शामिल होना, ठीक है ना? या फिर ऑप्शन बी बोल रहा है गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह करना, या फिर ऑप्शन सी बोल रहा है अंग्रेजों द्वारा लगाए गए भारी कर का विरोध करके करना, या फिर ऑप्शन डी बोल रहा है राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के लिए इन्होंने अपना दबाव दिया था वायसराय पे। बताइए, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजनीतिक बंदियों को
छोड़ने के लिए, ठीक है ना? देखिए 1938 में जो है बिहार के जो चुनी हुई सरकार थी, कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है ना? इन्हों जो है जो अंग्रेज के वायसराय थे उन उस पे दबाव बनाया कि भाई उनको छोड़ना पड़ेगा और उसी दबाव की वजह से इन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। वैसे बाद में चल के उन्होंने जो है माफ़ी माँगा था और बाद में चल के उनकी माँगें जो है पूरी कर ली थी, यानी कि कृष्णा सिंह की जो है माँगें पूरी कर ली थी और राजनीतिक जो बंदी थे उनको छोड़ दिया गया था। समझ में आ गया ना? तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो 135 मिनट का मेनली आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के लिए उन्होंने 1938 में इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है ना? इनकी पूरी मंत्रालय ने ही इस्तीफा दे दिया था। ठीक है ना? इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं, यही बात लिखा हुआ है देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना? यही बोल रहा है कि 1938 में बिहार के निर्वाचित सरकार ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई के कारण फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिए थे। समझ में आ गया ना दोस्त? आपको बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना है, ठीक है ना? कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। बड़े-बड़े क्वेश्चन आएँगे, सिर्फ़ आपको भटकाने के लिए आएँगे, थ्योरी के माध्यम से आएँगे। आप देखिए, आप कितना भी थ्योरी कर लीजिए, हम तो यहाँ पर आपको एमसीक्यू तो कंप्लीट करवा ही रहे हैं, ठीक है ना? अब प्लस पॉइंट क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ें 360 डिग्री इसके बारे में सारी चीज़ें बता दे रहे हैं, है कि नहीं? ताकि आपके दिमाग में हर चीज़ें बैठ जाए। भले आप थ्योरी किए हो चाहे नहीं किए हो, अगर आप बिहार स्पेशल का ये सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, तो बिहार के किसी भी एग्ज़ामों में आप कोई भी क्वेश्चन ना के बराबर छोड़ के आइएगा, ना के बराबर, क्योंकि सारी चीज़ें हम कंप्लीट करवा दे रहे हैं, है कि नहीं? आप आराम से आइए, थ्योरी पढ़ें अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, एमसीक्यू को लगाइए और आप खुद देखिए आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना दोस्त? बिल्कुल ईमानदारी से ये आपको प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया, आप आराम से उसको कंप्लीट कीजिएगा। अगर वीडियो सच में दिल से अच्छा लग रहा है दोस्त, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना? और दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो तैयार किया जाता है, ताकि आपका एक सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? 136 नंबर प्रश्न बोल रहा है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? देखिए, बंगाल और बिहार में ना भूमि पे जो किराएदार थे उनकी जो है रेट हमेशा बढ़ती रहती थी या फिर उनका अधिकार जो था, यानी कि बंगाल किराएदारी का अधिनियम तब जाके उनको स्वीकार कर लिया गया, उसके बाद से जो है काफ़ी कुछ जो है किराएदारों को मिल गया, माने अधिकार के रूप में मिल गया, ठीक है ना? देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या 1868 में या फिर ऑप्शन नंबर बी है 1881 में या फिर ऑप्शन नंबर सी है 1885 में या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1893 में, ठीक है ना? यानी कि क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है ना? बोल रहा है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया था? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1893 में स्वीकार कर दिया गया था। ठीक है ना? देखिए इस अधिनियम में ये दिया गया था कि अगर मानते हैं मकान मालिक रेट बढ़ाए किराए का, तो आप इस अधिनियम के तहत यानी कि इस अधिनियम की तरफ आप विरोध कर सकते हैं। ठीक है ना? और ये जब अधिनियम आया तो किराएदारों को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेट को जो है हिसाब से रखा था मकान मालिक ने। ठीक है ना? तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अरे सॉरी, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना? देखिए सॉरी, ठीक है ना? यानी कि जो है हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी नहीं होगा बल्कि ऑप्शन नंबर सी होगा। माफ़ी चाहते हैं दोस्त हमारा थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1885 इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? ये आपका नहीं होगा बल्कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ी-सी मिस्टेक तो हो ही जाती है दोस्त, ठीक है ना? इसके लिए दिल से सॉरी, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, इस पे देख लेते हैं कि देखिए बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी यानी कि काश्तकारी अधिनियम 1885 के तहत स्वीकार किया गया है, ठीक है ना? इस अधिनियम के तहत जो है किराएदारों को बढ़े हुए किराए का विरोध भी कर सकते थे। समझ गए ना? हम आपको बताएँ ही कि इस अधिनियम के तहत जो है बढ़े हुए किराएदार जो भी मकान मालिक अगर रेट बढ़ा देते हैं किराए का, तो ये ऐसा अधिनियम आया था कि आप उस पे विरोध भी कर सकते थे। ये हक देता था, 1885 अधिनियम जो आया था, ये हक देता था कि आप विरोध कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये जो है हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना? इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा 1885 अधिनियम, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है ध्यान से देखिएगा 137वां प्रश्न बोल रहा है इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? पहले कांग्रेस सभा का नेतृत्व किसने किया था? चार ऑप्शन दिए गए, ध्यान से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए अनुग्रह नारायण सिन्हा या फिर ऑप्शन नंबर बी है अब्दुल बारी या फिर ऑप्शन नंबर सी है जयप्रकाश ने यानी कि जेपी नारायण या फिर ऑप्शन नंबर डी है श्री कृष्ण सिंह। बताइए इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो आपको मालूम ही है कि जब 1938 में जो है आपको कौन थे? श्री कृष्णन जी थे, ठीक है ना? तो उन्होंने ही पहली बार जो है कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि श्री कृष्णा सिंह। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं इसको थोड़ा-सा डिटेल्स में भी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो है श्री कृष्णा सिंह यानी कि बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्रिसभा कौन थे? नेता थे। कौन थे? श्री कृष्णा सिंह, यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे ए नहीं बल्कि डी हो जाएगा, श्री कृष्णा सिंह, ठीक है ना? और वे राज्य के प्रथम क्या थे? मुख्यमंत्री थे, आपको बताए ही हैं। और साथ ही साथ अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे, ये राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने किसको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? तो श्री कृष्णा सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? तो इन्होंने ही पहली बार मंत्रिसभा देख सकते हैं ना, यानी कि मंत्रिसभा का पहली बार कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था। ये जो क्वेश्चन है ना बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। ये जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू जो है यानी कि बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना? आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना? तो ये जो है कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा श्री कृष्णा सिंह थे, ठीक है ना? चलते हैं हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो हम आपको बता ही दिए, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी कि 138 नंबर सवाल पे। बोल रहा है कि देखिए ध्यान से पढ़िएगा, बोल रहा है अतः सैद्ध सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। ये आखिर किसने कहा था? देखिए, इसको पहले आप समझिए, ठीक है ना? प्रश्न को जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आप सही आंसर नहीं लगा पाइएगा। ये जो कथन है आखिर किसने कहा था? 4 ऑप्शन दिए गए। बंकिम-चंद्र चटर्जी ने बोला था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी ने बोला था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सच्चिदानंद सिन्हा ने बोला था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है राजेंद्र प्रसाद ने बोला था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए बोल रहा है आता सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बॉर्डर कहा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का मेनली मतलब क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे ना, आपको मालूम है कि शुरुआत में जब अंग्रेज आए थे भारत में किस लिए आए थे? उनको भी मालूम है कि बहुत सारे धन को दोहन करने के लिए, बहुत सारे खनिज चीज़ों को भी दोहन करने के लिए, ठीक है ना? उसके बाद से कच्चे माल को अपने देश में भेज के उसके बाद से मैन्युफैक्चरिंग करके उसको फिर मार्केट में लाने के लिए। एक लाइन में अगर बोला जाए तो बहुत सारा धन को दोहन करने के लिए आए थे, ठीक है ना? तो वही बातें बोल रहा है कि जो ये भारत सरकार थी, ये अपने खुद से मन से कुछ नहीं करती थी। अंग्रेजों और बड़े-बड़े व्यापारियों के मन से सारी चीज़ें करती थी, ठीक है ना? और अंग्रेज बोलते थे कि हम तो भारत के हित में काम कर रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, ठीक है ना? लेकिन रियल में भारत सरकार अपने मन से कुछ नहीं करती थी, बल्कि सब के सब धीरे-धीरे अंग्रेजों के मन के बलबाला था, यानी कि मन के बस कहने के लिए थे, उन्हीं के द्वारा ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो मेनली जो ये कथन है आखिर किसने बोला था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा ने ये बात बोला था, ठीक है ना? इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और पूछा हुआ है, इसीलिए हम आपको कंप्लीट करवा दिए, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अब देखिए यही बात है, ठीक है ना? सचिन सिन्हा द्वारा कहा गया था। कब कहा गया था? तो फरवरी 1903 में यह कथन किसने बोला था? देखिए इंडियन पीपुल नामक एक पत्रिका छापा जाता था, उसी में ये बोला जाता था। देखिए इंडिया पीपुल नामक जो पत्रिका था ना, एक भारत की चेतना बढ़ाने वाला था, ठीक है ना? यानी कि विचारधारा थी, ठीक है ना? जो कि लोगों के अंदर जाए कि भारत जो है हमारा गुलाम है, ठीक है ना? जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमारे पूरे देशवासियों को खून चूस-चूस के ये सब चीज़ें किया करते थे, नील की खेती कराना, बहुत जलियांवाला बाग हत्याकांड कोई नहीं समझ सकता है कि उसमें कितना दर्द हुआ होगा। आप खुद समझ सकते हैं कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल को हुआ था, कब हुआ था? 1919 में, ठीक है ना? समझ सकते हैं कि उनकी रिपोर्ट कुछ और आई थी, ठीक है ना? और जिस तरीक़े से निहत्थे लोगों पे गोलियाँ बरसाई गई थी, आप उस दर्द को सोच माने सुन नहीं सकते, इतना वो दर्द के साथ वो लोग मरे थे कि, है कि नहीं? तो दोस्त एक ही बात बोलना चाहे हमारा देश जिस तरीके से आज़ाद हुआ है, कितने क्रांतिकारी लोगों ने अपनी जान गँवाई है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं, है कि नहीं? कितने लोगों ने फांसी पे चढ़ गए थे, भगत सिंह हो गए या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ठीक है ना? ऐसे करके बहुत सारे हिंसा हुए थे, ठीक है ना? तो चलिए हम अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है ना? ऐसे-ऐसे चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ने से आपके दिमाग में बैठ भी जाती है और जीवन में कभी नहीं भूल पाइएगा। इसीलिए हम सारी चीज़ें साथ में बताते हुए चलते हैं, ठीक है ना? इसीलिए बिल्कुल अपने मन से पढ़ाई कीजिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खूब सारा अपना समय लगा दीजिए, ठीक है ना? तो देखिए 139 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है ना? बोल रहा है 139 नंबर सवाल कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन-सा हिस्सा जो है, जो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से पूछ रहे हैं आखिर कौन-सा एरिया है जो पुराना है, ठीक है ना? पहला है रोहतास का पठार या फिर ऑप्शन बी है उत्तर-पश्चिमी पहाड़ियाँ या फिर ऑप्शन सी है खड़गपुर की पहाड़ियाँ या फिर ऑप्शन डी है उत्तर गंगा का
मैदान। अब बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? ये पूछ रहा है कि कौन-सा जो एरिया है भू-तात्विक दृष्टि से कौन-सा एरिया जो सबसे ज़्यादा पुराना है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा रोहतास का जो पठार है ना, ये सबसे ज़्यादा पुराना है। यहाँ ये नहीं समझ वहाँ तक पानी पहुँचना ही मुश्किल है कि नहीं? उस पठार में जो है आपको समझिए कि वो जो पठार है वो झारखंड से मिला हुआ है। हम आपको मैप के माध्यम से आगे समझाएँगे, इसको आप ध्यान से आगे पढ़ते हुए आपको चलना है, ठीक है ना? यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, रोहतास का पठार, ठीक है ना? चलिए आगे थोड़ा-सा डिटेल्स देख लेते हैं, उसके बाद हमको मैप बताइए। देखिए, बिहार के जो दक्षिण-पश्चिम में स्थित रोहतास का पठार है, वो भूतात्विक दृष्टि से पुराना है। इसे क्या कहते हैं? कैमूर के पठार से भी नाम से जानते हैं। समझ में आएगा? चलिए हम मैप के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा मैप है, ठीक है ना? ये हमारा मैप है, लेकिन हम इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है ना? ये हमारा मैप है, ठीक है? यहाँ से ले लीजिए। ये मैप हो गया, ये ले लीजिए आपको गंगा नदी बीच से निकल गई गंगा नदी। ये रहा आपका उत्तर वाला बिहार, समझ गए? और ये वाला आपको दक्षिण वाला बिहार। तो ये देखिए, ये जो है आपको एरिया रोहतास वाला और कैमूर वाला एरिया, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये जो रोहतास और कैमूर वाला पठार का एरिया है, ये सबसे ज़्यादा पुराना वाला एरिया है। क्या है? सबसे ज़्यादा पुराना वाला एरिया है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। इसी को बोला जाता है कैमूर का पठार, यानी कि रोहतास का पठार को भी एक और नाम से जाना जाता है, कैमूर का पठार। और ये ना जियोग्राफिकल दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा पुराना पठार है। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं आज का जो है आखिरी सवाल और काफ़ी बेहतरीन सवाल देखने के लिए। 140 नंबर सवाल बोल रहा है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, यानी कि छाया हुआ है। बिहार का जो है अधिकांश क्षेत्र जो है छाया हुआ है। आखिर किन-किन चीज़ों से छाया हुआ है, इसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए पहाड़ी मिट्टी से छाया हुआ है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कछारी मिट्टी से, या फिर ऑप्शन नंबर सी है रेगुर मिट्टी से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है तराई मिट्टी से। अब बताइए बिहार का पूरा बिहार जो है किन मिट्टियों से पूरा का पूरा बिछाया हुआ है, बताइए? आपको मालूम होना चाहिए कि जो बिहार है उसमें 95% यानी कि 95% जो मिट्टी है वो कौन-सी मिट्टी है आपको? जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है ना? यानी कि जलोढ़ मिट्टी है, याद रखिएगा इसको जो है जलोढ़ मिट्टी बोल सकते हैं, ठीक है ना? और याद रखिएगा कि ये जलोढ़ मिट्टी जो है ना, इसी मिट्टी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? कछारी मिट्टी बोलते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि कछारी मिट्टी से पूरे बिहार का जो एरिया है लगभग 95% वो जो एरिया पूरा जो है आच्छादित है, यानी कि पूरा छाया हुआ है, ठीक है ना? यानी कि ऑप्शन बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन चलिए हम कुछ डिटेल्स में भी देख लेते हैं, ठीक है ना? देखिए इतना बड़ा मत देखिए, इससे कोई दिक्कत आप बस जितना बता रहे हैं उतना ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? देखिए कछारी मिट्टी मतलब कछारी मिट्टी को और किन-किन नामों से जो है जाना जाता है, उसके बारे में इसमें देख लीजिए। बोल रहा है कि कछारी मिट्टी को कछार मिट्टी, बाढ़ का मैदान मिट्टी, नदी घाटी मिट्टी और ये जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मिट्टियों को जब आप अलग-अलग नामों से नहीं याद रखिएगा ना, तो क्वेश्चन आप यूँ ही गलती करके आ जाइएगा। तो मिट्टी के बहुत सारे नाम होते हैं, आप ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा। इसीलिए हम कछारी मिट्टी को और भी बहुत सारे नामों से लगा दिए, जो कि परीक्षा में बार-बार पूछता है। ठीक है ना दोस्त? तो देखिए कछारी मिट्टी को मेनली याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है ना? अब और नीचे समझ लेते हैं। देखिए बिहार के अधिकतम इलाकों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि आपको बता ही दिया 95% एरिया में जो है सिर्फ जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। और ये मिट्टी जो है गंगा मैदान के इलाकों में भी पाई जाती है। समझ में आ गया? बीचों-बीच से गंगा नदी निकलती है, उसके अगल-बगल जो है ये पाई जाती है। देखिए बिहार में जो है मुख्यतः 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। सीखिए ना कौन-कौन सी? पहली तो है कछारी मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना? दूसरी जो है ये दलदली मिट्टी है और तीसरी जो है, ठीक है ना, तराई मिट्टी है, ठीक है ना? यानी कि अगर इस तरीके से बात करें सीक्वेंस में तो पहली है दलदली मिट्टी, दूसरी है तराई मिट्टी और तीसरी है कछारी मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। समझ में आ गया ना? तो ये 3 प्रकार की मिट्टी है जो बिहार में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन मेनली जो है 95% जो है कछारी मिट्टी पाई जाती है या फिर इसको बोल सकते हैं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोनों का एक ही नाम है, कछारी बोलिए या फिर जलोढ़ मिट्टी बोलिए। लेकिन नाम आपको ज़रूर याद रखना है, परीक्षा में बार-बार कन्फ्यूजन करने के लिए नाम पूछ देता है। समझ में आ गया ना? देखिए ये जो दलदली मिट्टी है ना बिहार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है, यानी ऊपर वाले एरिया में। ये जो बिहार के ऊपर वाला एरिया होगा, ठीक है ना? तो ये जो ये वाला एरिया में पाई जाती है, ये वाले एरिया में। लेकिन बात करें तराई वाला, तो ये वाला जो तराई वाला एरिया है इसमें जो है तराई मिट्टी पाई जाती है, जो कि जस्ट नेपाल से सटे हुए वाला एरिया है। और तराई वाला इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे पानी जो है हमेशा लगा रहता है, इसलिए दलदल मिट्टी भी इसको मतलब काफ़ी दलदली रहती है, इसीलिए इसको तराई मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है ना?
देखिए ना, यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट करा दिए, ठीक है ना? और हम उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक है ना? आपके लिए पूरा मेहनत किया जा रहा है, पूरे डिटेल्स में बताया जा रहा है। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना बेहतरीन तरीके से आपको, ठीक है ना? ताकि आपका जल्द से जल्द रिज़ल्ट और बेहतरीन सिलेक्शन के लिए आप जीवन में बेहतर कुछ कर पाएँ, इसके लिए हमेशा आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। सफलता अकेडमी हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है ना? और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है ना? और बस वीडियो सच में अगर आपको अच्छा लगा होगा ना, तो दिल से एक लाइक होना चाहिए, ठीक है ना? और चैनल को ना दोस्त बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है भाई। आप खुद सोचिए आपके लिए कितना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है ना? और एक और बात, वीडियो से संबंधित या फिर चैनल में किसी भी वीडियो से संबंधित कोई भी राय हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है ना? चलिए वीडियो देखने के लिए वन्स अगेन शुक्रिया और फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खूब सारा पढ़ाई-लिखाई कीजिए और अपने जीवन में एक बेहतरीन रोशनी की तरफ जाइए, ठीक है ना? बाय।